नमस्ते दोस्तों। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें से अभी तक हम लोग 2025 के सेट 5 तक यानी कि 5 सेट कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2025 का सेट 6 का कोड है JX। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लगभग 2 या 3 पार्ट में शायद रहेगी। और अगर इसके पहले अभी तक पांचों सेट अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है तो एग्जाम आ रहे हैं, जैसा कि 1.5 महीने 18 तारीख से एग्जाम है, तो 1.5 महीने का टाइम लगभग आपके पास है। तो अभी जो है जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप लोग उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए, वही आपके एग्जाम में ओवरऑल हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय है। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो दो प्रकार के अर्धचालक पढ़ा होगा, एक एन प्रकार और एक पी प्रकार। तो एन प्रकार में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। और अल्पसंख्यक एक मिनट में हमसे क्या पूछ रहा है? अल्पसंख्यक आवेश पूछा है ना। तो एन प्रकार में अल्पसंख्यक जो हो जाएंगे वो कोटर हो जाएंगे, या फिर होल जिसे कहते हैं, होल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कोटर। अगर बहुसंख्यक पूछा होता तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर पी प्रकार में, देखो एन से निगेटिव होता है, पी से पॉजिटिव। तो अगर एन प्रकार में बहुसंख्यक पूछा है तो निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन होगा बहुसंख्यक आवेश। पी पे क्या होता है, पी टाइप में, पी में होता है पी से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है होल या फिर कोटर, तो वो बहुसंख्यक हो जाता है। उसका अपोजिट जो दूसरा बचेगा वो अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो एन टाइप में जैसे बहुसंख्यक पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक क्या बचेगा, कोटर। तो इसमें होल हो जाएगा कोटर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक का खा। एफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है। फोकस दूरी एफ दिया है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो पहले हमें क्या निकालना हो, देखो प्रतिबिंब, कभी प्रतिबिंब या वस्तु की ऊंचाई लंबाई के बारे में बात करें तो हमें आवर्धन क्षमता वाले फार्मूले पर जाना चाहिए। दर्पण है तो -v/u। कहाँ पे रखी है? 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई है, इसमें से कुछ जो है मिसिंग लग रहा है, और कुछ दिया होगा। मुख्य अक्ष पर 4 f की दूरी पर, यहाँ पे जो हमने लिखा है मुख्य अक्ष पर 4f की दूरी पर, 4f की दूरी पर, ये थोड़ा सा छूट गया था। 4f की दूरी मतलब u दिया है, वस्तु की दूरी 4f, तो दर्पण है तो u -4 निगेटिव रहेगा ना, u -4। और फोकस दूरी कितनी दी गई है, f, तो -f। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, वस्तु की दूरी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ज्यादा करके इसमें निगेटिव ही होती है। तो -v/u करेंगे, पहले v निकाल लें, फिर अब ये निकलेगा हमारे पास। और दूसरा इसी का होता है HI/HO, ये फॉर्मूला होता है। HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। तो यहां से निकलेगा, लेकिन पहले हमें m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस वाले फार्मूले से, -v/u से। u तो हमें पता है -4f, लेकिन v नहीं पता है, तो दर्पण वाला सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। इस वाले फार्मूले से हमें निकालना पड़ेगा। तो f की जगह पे क्या रखेंगे, -f, और v की जगह पे क्या रखेंगे, v तो हमें निकालना ही है, और u की जगह पे -4f रखेंगे, तो ये ओवरऑल -4f हो जाएगा। यहाँ पे रख दूँ इसको सॉल्व कर, या फिर यहाँ से करते हैं, ध्यान से देखना, दिख रहा है ना यहाँ तक। v निकालना है तो 1/v को उधर रखेंगे हम, यहाँ कर देता हूँ मैं 1/v, 1/v बराबर -4f इधर आएगा, +4f हो जाएगा, माइनस का 1/f प्लस 1/4f, कितना हो जाएगा 4f। आप एलसीएम ले लो, आप जैसे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चाहे जैसे। तो f कटेगा -4 और 4f +1, -4 + 1 -3/4f, ये हो गया v की वैल्यू। तो v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का रिवर्स कर देंगे, v रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा -4f/3, ये आ गया आपका v की वैल्यू। अब यहाँ पे रखते हैं, एक काम करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, उसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, v की वैल्यू निकाल लिया -4f/3। यहाँ से सॉल्व करते हैं हम। m बराबर क्या होता है, -v/u, m बराबर -v/u,
v की वैल्यू हम रखेंगे -4f/3, -4f/3, और u कितना दिया है, -4f, ये हमें दिया गया है। तो u की वैल्यू -4f रखेंगे, तो -4f नीचे डिवाइड करेंगे ना, तो ओवरऑल यही आएगा। तो -4f से -4f कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/3। एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, क्या, यहाँ पे ये वाला माइनस साइन, एक माइनस साइन, ये तो -4f/3 है ही, -4f/3, इसमें भी -4f है, तो -4f कैंसिल होगा, एक जो फार्मूले वाला माइनस है वो यहाँ पे रहेगा, तो -1/3। m की वैल्यू आ गई -1/3। अब इस वाले फार्मूले से HI/HO यूज करेंगे हम, m बराबर HI/HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लिखते हैं, m की वैल्यू कितनी है, -1/3 बराबर हाइट ऑफ इमेज, जो कि हमें पता करना है, बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें दिया है, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो 6 सेंटीमीटर। देखो वस्तु रखी है तो हम ये दिया तो लिखा तो नहीं है, हम मान के चलेंगे कि मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखी है, तो वो प्लस में ही रखेंगे, 6 सेंटीमीटर, 3 दूनी 6, 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2 सेंटीमीटर, एच आई बराबर कितना हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई वो कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। और अवतल दर्पण में अगर फोकस दूरी के बाद में कहीं भी वस्तु रखी जाएगी तो उल्टा ही बनता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला 2 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन ही सही है, 2 सेंटीमीटर ऑप्शन ए। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप लोग क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर यूज कर रहे हैं, ये जो है इसमें एचएम का अनसॉल्व पेपर है, एचएम पब्लिकेशन का, तो इसमें जो ऑप्शन है गलत दिया हुआ है, आप देखेंगे तो में दिया है इसने क्या, डी पार्ट, यानी कि 1.2 सेंटीमीटर दिया है, वो गलत पार्ट, वो गलत आंसर दिया है। आप लोग आंसर देके कंफ्यूज नहीं होना है, दो ही ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इनकी दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात है। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अगर किसी को देखो कोई भी आवेश हो उस पर v वोल्ट से त्वरित किया जाए, मतलब उस पर वोल्टेज लगा के उसको गति कराया जाए, तो उसका जो तरंगदैर्घ्य, उससे जो वेव निकलती है, तरंग बनती है, उसकी तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से h/√2m/q_v। v यहाँ पे वेग नहीं है, ध्यान रखना, वोल्टेज विभवांतर है, जिस वोल्ट से विभवांतरित किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। देखो इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन, यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू रखनी होती है क्यू की जगह पे, तो चार्ज तो सेम हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं रखना है। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें इलेक्ट्रॉन के लिए अनुपात निकालना है, पहले इलेक्ट्रॉन का ना, पहले लैम्डा इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, चेंज किया गया, एच तो सबके लिए कांस्टेंट है, 2m/e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे, क्यू भी सेम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, और विभवांतर समान विभवांतर ये दिया है, तो v को v ही रहने देते हैं। लैम्डा आगे लिखते हैं, लैम्डा प्रोटॉन, प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगा, h/√2m मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे लिख देंगे mp, उसके बाद क्यू वी वही सेम रहेगा, आवेश सेम है, विभवांतर सेम है। हमें निकालना क्या है, इनकी दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात, मतलब लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी, दोनों को डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, क्या क्या कटेगा, एच से एच कट जाएगा, कुछ कट जाएगा, 2 कट जाएगा, क्यू कट जाएगा, वी बचेगा, यहाँ पे √m/e बचेगा, यहाँ पे √m/p बचेगा, यही तो बचेगा, बाकी सब तो सेम है जब डिवाइड करेंगे। या फिर मैं लिख दे रहा हूँ, चलो नहीं तो कंफ्यूज हो गए, ध्यान से देखना, h/√2m/e⁴v। एक स्टेप मैं गैप कर रहा हूँ, जब इसके नीचे इसको लिखोगे तो ये जो हर है इसका वो अंश में चला जाएगा, अंश हर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √2m/p⁴v/h, एच से एच कटेगा, 2 से 2 बचेगा, ऊपर √mp, नीचे √mp, तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन अंडर रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ऑप्शन देख लीजिए जो ऑप्शन सही हो, √mp/me, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का घात। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं,
बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, गॉस का नियम आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई गॉसियन पृष्ठ के जितना आवेश, जिसके अंदर जितना आवेश होता है, मान लो क्यू आवेश है, तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इस सरफेस से, इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज लिखते हैं, इसके अंदर कितना आवेश है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, एन वैद्युत द्विध्रुव। एन मतलब बहुत सारे, मान लो कुछ भी हो सकता है, कम हो ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, द्विध्रुव में एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस, उतना ही माइनस आवेश होता है। तो अगर एक द्विध्रुव का देखें तो नेट आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू, जीरो आवेश आ जाएगा। वैसे जितने भी चाहे जितने द्विध्रुव रख लो, नेट ओवरऑल आवेश तो कितना होगा, जीरो होगा। तो अगर आवेश जीरो हो गया तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कुल आवेश यहाँ पे लिखा जाता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट गॉस के नियम में। और जितना आवेश द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव के कारण कोई फ्लक्स नहीं बनता है, क्योंकि जितना प्लस का आवेश होता है उतना ही माइनस का आवेश होता है, तो ओवरऑल आवेश जीरो हो जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी से, ऑप्शन डी शून्य दिया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए घ हंगाला, ये वाला पार्ट देख लेते हैं। निम्न आवेशित कणों को एक समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है। सबसे अधिक बल आरोपित होता है। हमें पता है, जब किसी हम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को प्रक्षेपित करते हैं या वेग देकर उसको फेंका जाए, तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। कितना बल लगता है, फार्मूला पता होगा, क्यू वी बी। क्यू वी बी साइन थीटा होता है। अभी हम मान लिया 90 डिग्री पर पूछा, प्रक्षेपित किया गया। तो क्यू वी बी, क्यू क्या है आवेश, वी क्या है उसका वेग, वेग और बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो, निम्न आवेशित कणों को एक समान वेग से, तो वेग तो सबका समान है, चार कण दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा और ड्यूट्रॉन। तो सबका वेग सेम है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो सबके लिए चुंबकीय क्षेत्र समान। बचा क्या, आवेश। जिसके पास जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा उस पर चुंबकीय बल लगेगा। तो देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, पता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर सेम आवेश होता है, पॉजिटिव का होता है। अल्फा कण क्या, और ड्यूट्रॉन, ये दोनों बच रहे हैं। तो मैं ड्यूट्रॉन का पहले बता दूं, ड्यूट्रॉन पे क्या होता है, वही सेम आवेश प्रोटॉन के बराबर ड्यूट्रॉन पर भी होता है। अल्फा कण होता क्या है, अल्फा कण को हम बोलते हैं हीलियम का नाभिक। हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन होते हैं, तो इस पर आवेश जो अल्फा कण पर होता है, दो प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है। अब इस पर और इस पर और इस पर, तीनों पे सेम है, बस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश है, इन दोनों पर पॉजिटिव। बाकी अल्फा कण पे दो प्रोटॉन का दो गुना है, तो सबसे ज्यादा आवेश किस पर हुआ, अल्फा कण पर। तो सबसे ज्यादा बल किस पर लगेगा, अल्फा कण पर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है, इसमें से ऑप्शन भी दिया है, और ऑप्शन में पहले पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से देखो। पहला दिया है वेबर पर एम्पियर, दूसरा जूल पर एम्पियर मीटर, जूल पर एम्पियर स्क्वायर, तीसरा हेनरी, और चौथा इनमें से सभी। अब अगर इनमें से सभी ना दिया गया होता तो कोई एक ऑप्शन सही होता, लेकिन जब इनमें से सभी ना दिया हो तो हमें सभी चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। तो पहला जो दिया है, पहला क्या दिया है, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, ये तो सबको पता होता है, ये तो होता ही है, यही मात्र। दूसरा हेनरी भी सबको पता होता है, हेनरी। तीसरा जो दिया है यही हमें चेक करना है, क्या दिया है, जूल पर एम्पियर स्क्वायर, जूल पर एम्पियर स्क्वायर। देखो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। तो स्वप्रेरण गुणांक का परिभाषा फार्मूला पड़ा होगा, फाई बराबर होता था एल आई। तो एल, इसी को हम एल को ही स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, एल बराबर फाई अपॉन आई। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और धारा का एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर एक मात्रक तो हो गया, इसी को हम हेनरी कहते हैं, तो ये वाला भी सही हो गया। अब इसको ध्यान से देखना, अब ये कैसे बनेगा, ये कैसे पता चलेगा हमें सही है या गलत। तो जूल के टर्म में लाते हैं, जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का या ऊर्जा का। कार्य या ऊर्जा में आता है वर्क डन, सॉरी, कार्य या ऊर्जा में अगर कार्य कर रहे हैं या ऊर्जा में, वहां पे न्यूटन आता है, तो न्यूटन से हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो फाई का फार्मूला क्या होता था, चुंबकीय फ्लक्स बी ए कॉस थीटा। तो बी ए लिखे हम यहाँ पे, बी ए बटे आई। फाई को हमने लिख दिया बी ए, चुंबकीय क्षेत्र, और ये ए क्या है, एरिया। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन के टर्म में अगर कोई याद हो आपको, तो एक होता था न्यूटन
न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपने क्या क्या पढ़ा होगा? एक तो टेस्ला पढ़ा होगा, एक टेस्ला पढ़ा होगा, एक वेबर करके होगा कुछ, एक होगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, एक ये फार्मूला। तो ये न्यूटन वाला हमें यहाँ पे जरूरत है, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर यहाँ पे रखिए आप, न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह पे टेस्ला की जगह पे न्यूटन पान एम्पियर मीटर स्क्वायर और इनटू क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और अपॉन एम्पियर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का हमने क्या लिखा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर इंटू क्षेत्रफल का क्या लिखा? मीटर स्क्वायर लिखा, और अपान धारा है तो धारा का एम्पियर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी हमें, मीटर स्क्वायर नहीं मीटर होता है, सॉरी, ये मीटर होता है, ध्यान रखिएगा इसको। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर, एक मीटर से मीटर कैंसिल होगा, एम्पियर आके यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। अरे इनसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूटन, यहाँ ऊपर क्या बचेगा? न्यूटन मीटर, एक मीटर से एक मीटर कटा है, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर, अपॉन एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन मीटर क्या होता है याद करो? कार्य का मात्रक होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल का न्यूटन विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन मीटर कार्य, कार्य का मात्रक होता है, और कार्य का एक मात्रक होता है जूल भी, तो इसको हम जूल लिख सकते हैं। ये हो गया जूल, नीचे यहाँ दिख रहा है एक जूल पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये जो तीसरा वाला आपको दिया है जूल पर एम्पियर स्क्वायर, ये भी अपरेरण गुणांक का परिभाषा है। थोड़ा सा आपको इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए इसमें से, अगर आप रिलेशन बना पा रहे हैं, नहीं तो आप बेहतर होगा इनको याद कर लें। याद है तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं याद है तो जितनी ज़्यादा आप मात्रक याद रखेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं, हर साल आता है, मात्रक याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का ये इसमें जो है 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक एक नंबर के। तो पहला ब्रूस्टर का नियम आपको लिखना है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाना चाहूंगा। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? आपने प्रकाश का ध्रुवण पढ़ा होगा, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, फिर मैं स्टेटमेंट बोल दूंगा, आप आसानी से उसको लिख लेना। क्या होता है जब कोई आपतित किरण, मान लीजिए कोई पारदर्शी माध्यम है, यहाँ पे जो है, यहाँ से माध्यम 1 है, यहाँ से दूसरा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम हो गया। तो इसमें जब प्रकाश की किरण आती है, आपतित प्रकाश की किरण, तो कभी भी कितना भी पारदर्शी माध्यम हो, 100% अपवर्तन नहीं होता है, पूरे पूरे प्रकाश का अपवर्तन है। कुछ ज्यादातर प्रकाश का पारदर्शी है तो अपवर्तन ही होगा, लेकिन कुछ प्रकाश यहाँ से परावर्तित भी होता है। ज्यादातर प्रकाश क्या होगा? ठीक है, तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, सॉरी, हाँ ये अपवर्तन कोण और ये हो गया परावर्तन, ये दोनों सेम होते हैं। चलो R1 R2 बोल दे रहे हैं। ध्यान से सुनो, क्या होता है कि है तो पारदर्शी माध्यम, मान लो यहाँ पे कांच या फिर पानी रखा हुआ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे पानी रखा हुआ है, तो ज्यादातर प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर नीचे जाएंगी और कुछ प्रकाश की किरण परावर्तित होकर ऊपर जाएगी। तो एक ऐसी कंडीशन बनती है, अगर हम आपतन कोण बार बार बदलते रहें तो एक ऐसी कंडीशन बनती है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? परावर्तित किरण। पहले समझ लीजिए, फिर लिखने में आसानी होगी, नहीं तो स्टेटमेंट फिर रटते रह जाएंगे आप। अगर समझ के याद करेंगे तो भूलने के चांसेस कम रहते हैं। यह है अपवर्तित किरण। आपतन किरण आई, कुछ प्रकाश का परावर्तन हुआ तो ये परावर्तित किरण चली गई, कुछ प्रकाश का अपवर्तन हुआ तो ये अपवर्तित, ये जो है अध्रुवित प्रकाश है। इसमें विद्युत क्षेत्र सभी दिशाओं में कंपन कर रहा है, इसमें भी अध्रुवण होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है ना, जब परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच कोण 90 अंश हो जाए, उस कंडीशन में जो परावर्तित किरण होती है वो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती है, समतल ध्रुवित हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रूस्टर का नियम। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। एक ऐसी कंडीशन जब परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच कोण 90 अंश हो जाए, उस अवस्था में परावर्तित किरण जो है, परावर्तित प्रकाश का पूर्ण समतल ध्रुवण हो जाता है। इसी घटना को, इसी को हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ध्यान से लिखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिखो इसको कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है, तो एक ऐसी अवस्था जिसमें परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण
परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच कोण 90 अंश हो, उस अवस्था में परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। इसी को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। आप अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिए स्पीड, फिर लिख लीजिए इस बात को, या फिर दोबारा करके रिपीट करके लिख लीजिए। तो एक ही नंबर का है, बस हमें स्टेटमेंट लिखना है। दूसरे वाले पार्ट खा पर चलते हैं। कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला अगर या तो आपको याद होना चाहिए, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नहीं याद है तो फार्मूला तो कम से कम याद होगा। फार्मूला याद है तो आई से एम्पियर एम बराबर आई ए होता है। तो आई से एम्पियर और क्षेत्रफल से मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का गा। कह रहा है 4 ओम प्रतिरोध तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। वृत्त के व्यास के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध होगा। तो एक तार है जिसका कुल प्रतिरोध कितना है, 4 ओम, और उसको एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। ये बन गया वृत्त। ठीक है, अब इसका व्यास क्या होता है, व्यास कहीं से भी बना दो, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, यहां से हमने व्यास बना दिया। ठीक है, अब इनके बीच जो है प्रभावी प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का नाम सुना होगा, वही पूछ रहा है। देखो पूरे तार का प्रतिरोध है 4 ओम, तो ऊपर हो गया 2 ओम, नीचे हो जाएगा 2 ओम, क्योंकि व्यास क्या है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 2 बराबर भागों में 2 ओम इधर 2 ओम इधर। अब देखो ध्यान से, ये दोनों जो व्यास है उस पे मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, ये और आ, एक प्रतिरोध और 2 ओम ये, 2 ओम ये, दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ इधर इधर। तो दोनों किसमें होंगे, समांतर क्रम में होंगे। अगर समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध बता देना, वही प्रभावी प्रतिरोध पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, आर इक्विवेलेंट, अगर दो प्रतिरोध है समांतर क्रम में तो ऊपर क्या होता है, R1 R2 / R1 + R2। कितना लिख के आपको एक एक चीज बताना पड़ता है मुझे, इस बहुत। अब यहाँ से खुद कर लेना चाहिए, R1 R2 ऊपर दोनों को गुणा करना है, 2 × 2 4, और नीचे R1 + R2 करना है, 2 + 2 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 ओम। तो 1 ओम आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको इतना पता है, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, कि अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में दोनों बराबर हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध उनका आधा कर देते हैं। तो कोई एक प्रतिरोध ले लो 2 ओम, उसका आधा मतलब 2 से भाग करोगे 2/2 एक ही आएगा। आप जैसे भी कर सकते हो, आप इतना कर सकते हो। कुछ लोग तो ऐसे करेंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2। तो टाइम खत्म, ज्यादा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। वृत्त था, व्यास 2 बराबर भागों में बांटना था, बांटता है, बस यही सोचना था आपको, 2 ओम ऊपर 2 ओम नीचे। कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ भी जुड़ा हुआ है तार, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, तो ये समांतर क्रम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का घ। सूक्ष्म तरंगों के किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। सूक्ष्म तरंगों के 2 उपयोग क्या क्या लिख सकते हैं। एक तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके घरों में मिलेगा, माइक्रोवेव ओवन। ओवन ओवन क्या होता है, भोजन को पकाने में, जल्दी पकाने में, सिर्फ गर्म करने के काम नहीं, पकाने में भी काम आता है, भोजन पकाने में। चिकित्सा क्षेत्र में होता है। एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं इसको ले जाऊंगा। चिकित्सा क्षेत्र में सबसे बढ़िया, और उससे ज़्यादा होता है दूर संचार विभाग में, जो है संचार व्यवस्था में लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो हमारे फ़ोन के नेटवर्क वगैरह होते हैं, इंटरनेट जो चलता है संचार व्यवस्था में, वाईफाई वगैरह, तो ये सूक्ष्म तरंगें ही निकलती हैं उसमें से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है। मिनट, वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है, तो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा। वाटहीन धारा क्या होता है, जब जब हम परिपथ वो सर्किट बनाते हैं और उसमें रेजिस्टेंस ना हो, प्रतिरोध ना हो, या तो कैपेसिटर हो, धारिता हो, या फिर सिर्फ इंडक्टर प्रेरकत्व हो, ये दोनों अगर सिर्फ लगे हुए हों तो हम उसको, उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है उसको वाटहीन धारा कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कोई पावर लॉस नहीं होता, शक्ति क्षय नहीं होती। तो उस स्थिति में इसको अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें, जब सिर्फ संधारित्र या फिर इंडक्टर, ये दोनों कंपोनेंट यूज हुए हों किसी परिपथ में, तो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई पावर लॉस नहीं होता, कोई शक्ति क्षय नहीं होता, शक्ति क्षय नहीं होता। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो कैसे लिखेंगे आप,
कि वह प्रत्यावर्ती धारा जिसमें कोई शक्ति क्षय नहीं होता, अर्थात उस परिपथ में केवल संधारित्र या केवल प्रेरकत्व या संधारित्र और प्रेरकत्व दोनों लगे हों, मतलब कोई प्रतिरोध ना हो, दोनों लगे हों, तो उस धारा को, उस प्रत्यावर्ती धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये सब बनेंगे तो फिर मेटल के ही, धातुओं के ही बनेंगे, तो इनका कुछ न कुछ अपना प्रतिरोध जीरो करना लगभग नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। हालांकि ये एक इमेजिनरी, ऐसा बोल सकते हैं, हाइपोथेटिकल जो है कॉन्सेप्ट है। वाटहीन धारा पॉसिबल नहीं है कि जीरो, हम बिल्कुल पावर लॉस बिल्कुल जीरो ही कर दें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध रहेगा ही। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, 2 लाइन का डेफिनेशन है। वह प्रत्यावर्ती धारा जिसमें कोई शक्ति क्षय नहीं होता, अर्थात परिपथ में केवल संधारित्र या केवल प्रेरकत्व या दोनों लगे होते हैं, तो उस स्थिति में प्रवाहित होने वाली धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। इतना लिखना है। और अगर कभी कभी इसमें से बढ़ा के पूछ लेता है कि उसमें फेज डिफरेंस, कलांतर बताओ, वाटहीन धारा के केस में जब ये दोनों होते हैं तो उसमें कलांतर 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना। इसके किसके, धारा और वोल्टेज के, इधर भी वो रखते हैं, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। फाई बराबर 90 डिग्री के केस में ऐसा होता है। cos 90 की वैल्यू पढ़ा होगा, जीरो होता है इसलिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन 1 नंबर का। अल्फा कण 2He4 की बंधन ऊर्जा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन है। इसकी कुल बंधन ऊर्जा क्या है? तो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है प्रति न्यूक्लियन है। तो न्यूक्लियन का मतलब समझते हैं आप, नाभिक में पाए जाने वाले कण कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे किसी नाभिक मान लो 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो उसमें कितने न्यूक्लियन होंगे? ओवरऑल 4 न्यूक्लियन होंगे। और ये जो बंधन ऊर्जा दी गई है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इसका मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा जो है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हीलियम कण की बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो हीलियम के नाभिक में होता क्या क्या है पहले ये पता कर लें। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ पे जो लिखा होता है परमाणु क्रमांक, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो 2 प्रोटॉन है और 4 में से 2 घटाओगे तो वो न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटाते हैं तो न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो 4 में से 2 घटाएंगे न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, तो कितने हो गए? 4 न्यूक्लियन हो गए कुल, 4 न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी गई, एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक न्यूक्लियन की कितनी है? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम में कितने न्यूक्लियन है? 4 न्यूक्लियन। 4 न्यूक्लियन की कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 7, यानी कि 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीलियम के कण की बंधन ऊर्जा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है, गाउस के नियम की सहायता से पतले आवेशित गोलीय खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो गोलीय खोल मतलब खोखला गोला है, इस पर हमने मान लिया धनावेश है। कितना आवेश है? आवेश मान लेते हैं Q। इसकी त्रिज्या मान लो कैपिटल R है। और क्या कहाँ पे निकालना है? आवेशित गोलीय खोल के बाहर, बाहर कोई बिंदु मान लो, यहाँ से केंद्र से जो है स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है उस बिंदु से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये हमने बना दिया। और एक सिमेट्री में होना चाहिए, सममित में, यानी कि जो भी आवेश है उससे बराबर दूरी पर उसका पृष्ठ हो। तो ऐसे गोला ही बनेगा, क्योंकि ये गोला ही है, पूरा गोला है। यहाँ पर ध्यान से देखो, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से, बाहर की तरफ। और यहाँ पे जो छोटा सा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर की तरफ होगी, DA। उसी दिशा में क्या होता है, तल से बाहर की तरफ क्षेत्रफल की दिशा होती है। तो अगर हम फ्लक्स निकालें, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता था? फ्लक्स अगर हम निकालें, पाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA, ये होता है। पहले देखो, एक बार हम फ्लक्स इस फार्मूले से, इंटीग्रेशन से निकालेंगे, फिर गॉस के नियम से फ्लक्स निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, आ जाएगा हमें जो भी वैद्युत क्षेत्र मिलना होगा। तो यहाँ पे अगर ओपन करें डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है? EDA cos थीटा। थीटा क्या है? DA और E के बीच का कोण, दोनों सेम दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री cos 0।
cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ओवरऑल ई डी ए बचेगा। और ई क्या है, देखो इस गॉसियन पृष्ठ पर जो भी वैद्युत क्षेत्र बनेगा समान दूरी पर है गोले से, इसलिए एक समान होगा, वैद्युत क्षेत्र बदलेगा नहीं, नियत होगा, इसलिए हम ई जो कांस्टेंट होता है वो उसको बाहर कर लेते हैं। बचेगा क्या, डी ए। डी ए क्या है, ये छोटा सा क्षेत्रफल है गॉसियन पृष्ठ पर, और इसकी त्रिज्या, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल आर है, ध्यान रखिएगा। तो इसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल डी ए करके छोटा छोटा क्षेत्रफल पूरे पृष्ठ को कवर करेगा, और पूरे पृष्ठ गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। ये हो जाएगा e इंटू 4 पाई r²। स्मॉल आर लेंगे, ध्यान रखना कैपिटल आर नहीं, क्योंकि हमें क्षेत्रफल हम जहाँ पे चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर रहे हैं वो गॉसियन पृष्ठ पर कर रहे हैं, और गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या जो है स्मॉल आर है। समीकरण 1 बोल दो, फाइव बराबर e इंटू 4 पाई r²। अब गॉस के नियम से हम निकालेंगे। गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या होता है, फ्लक्स फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू, गॉसियन पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कैपिटल क्यू है, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू लिख देता हूँ, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2। अब देखो दोनों में ही, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में ही हमने क्या किया है, फ्लक्स निकाला है, वैद्युत फ्लक्स। तो इसमें आया है इंटू 4 पाई r², इसमें आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को हम बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों फ्लक्स है। तो समीकरण 1 व 2 से हम बोल दें, समीकरण 1 व 2 से E इंटू 4 पाई r² बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें E निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो 4 पाई r² को इधर ले जाएंगे, तो ये नीचे आ जाएगा, ये गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में लिखेंगे क्यू अपॉन r²। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इधर से जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट इसको साथ में क्यों लिख रहे हैं, ऐसे पता होगा, इंटू r² भी तो है, 4 पाई यहाँ लिख दिया, r², क्यू अपॉन r²। क्यों लिख रहे हैं इसको, कुछ होता है इसको हम के से लिखते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर के क्यू अपॉन r²। यही आपको था। ठीक है, थोड़ा बहुत फिगर के बारे में लिख देंगे कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है जिस पर क्यू आवेश है, कैपिटल आर गोलीय पृष्ठ के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिगर बना देंगे, फिर इसको कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का खा। एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 4 वोल्ट प्राप्त होता है। इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए निरोधी विभव V प्राप्त होता है, चाहे 1 वोल्ट बोल लो या V हो जाता है। देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट का सूत्र लैम्डा के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, ये टोटल इसमें मैनिपुलेट करना है आपको। फार्मूले की पहली बात तो कुछ पता होना चाहिए, निरोधी विभव का फार्मूला पता होना चाहिए। V बराबर क्या होता है, के ई मैक्स, के ई मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा बटे E, ये होता है। और क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। देखिए, एक बड़ी प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 4 वोल्ट हो जाता है। बस लैम्डा तरंगदैर्घ्य जब लैम्डा थी तो इसमें निरोधी विभव क्या मिल रहा था हमें, 4V, 4V या 4 वोल्ट बोल लो जैसे। और जब इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए जब तरंगदैर्घ्य 2 लैम्डा कर दी जाती है तो निरोधी विभव V हो जाता है। लैम्डा पर 4V था, 2 लैम्डा पर V था निरोधी विभव। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हमें किसमें किसमें रिलेशन निकालना है, संबंध बताना है। देहली तरंगदैर्घ्य में, देहली तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा नॉट से लिखते हैं, और जो भी तरंगदैर्घ्य आपतित हो रही है जो दिया है लैम्डा, इसके पदों में हमें देहली तरंगदैर्घ्य को बताना है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे पहले हम इसको लैम्डा और लैम्डा नॉट के टर्म मिलाते हैं। V बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। E मैक्सिमम बराबर होता है आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ा होगा, E-5 फोटॉन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन। कार्यफलन को यहाँ पे थोड़ा सा इसी को कर लेते हैं पहले, के ई मैक्स, ई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एस सी वाई लैम्डा पता होता है, माइनस फाइव। अब फाइव को हम कैसे इसको रिलेट करें, क्योंकि कार्यफलन की बात की नहीं गई। तो अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, और लैम्डा नॉट देहली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला जो होता है एस सी अपॉन 5। अब अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा है तो फिर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। फार्मूले याद होंगे तुरंत हम फार्मूला में रखेंगे, इतना भी मैं ज्यादा कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये टर्म लिख सकता था एस सी बाई 5। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट इधर आएगा, एस सी अपॉन लैम्डा नॉट।
पाई की जगह पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पे ध्यान देना, माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। एच सी कॉमन ले लीजिए, के ई मैक्स, एच सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ये के ई मैक्स के यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए लैम्डा और लैम्डा नॉट के टर्म में आ गया, ई तो हमें पता होता है, ई की वैल्यू इसे, ई कैंसिल हो जाएगा अभी आगे चल के। तो अब क्या करेंगे, v बराबर, इसको जब लैम्डा तरंगदैर्घ्य थे, जब यहाँ पे हम लैम्डा की जगह पे लैम्डा रखेंगे और v की जगह पे क्या रखेंगे, 4b, यहाँ से हम इंटरप्रेट करेंगे। हम यहाँ ध्यान से देखना, यही फार्मूला में यूज करना है। फार्मूला ये जब क्या था, जब निरोधी विभव 4 वोल्ट था तो उस समय तरंगदैर्घ्य कितना थी, यहाँ से करेंगे के ई मैक्स में जो तरंगदैर्घ्य रखेंगे वो लैम्डा रखेंगे, ये लैम्डा थी। तो एच सी बाई ई है, तो इसको मैं आगे करें, एच सी बाई ई, 1/λ माइनस 1/λ, ये के ई मैक्स यहाँ पर ये रख दिया, एच सी बाई 1/λ माइनस 1/λ नॉट, और ई तो यहाँ पे है ही। फिर दूसरा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। दूसरा क्या करेंगे, जब निरोधी विभव v था तो उस समय तरंगदैर्घ्य कितनी थी, लैम्डा की जगह पे हम 2λ, तो जब निरोधी विभव v था तो फाइनली यही आएगा, एच सी अपान ई ही, एच सी अपान ई, और लैम्डा की यहाँ पे बस हो जाएगा 2λ, 1/2λ माइनस 1/λ नॉट, ये समीकरण 2। इसको 4 को इधर ले जाओ। अच्छा, अगर हम 4 को इधर ले जाएं, ध्यान से देखना, इसको एक स्टेप में और कर लेना, 4 को इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 4e, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से देखो, बायां पक्ष दोनों में बराबर है v, तो दाहिना पक्ष बराबर होना चाहिए। समीकरण 1 व 2 से हम करेंगे, समीकरण 1 व 2 से एस सी बाई 4e, एस सी बाई 4e इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट बराबर ये एस सी बाई ई, एस सी बाई ई 1/2λ माइनस 1/λ नॉट। इंटरप्रेट करना है आपको, मैनिपुलेट करना है फार्मूलों को, बस एक बार प्रैक्टिस करेंगे तभी कर पाएंगे। हालांकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन लग तो ज्यादा कर रहा है। एस सी बाई 4, एस सी बाई ई, एस सी बाई ई से कैंसिल, 1/4 को मल्टीप्लाई करो, अंदर ले जाओ, 1/4λ माइनस 1/4λ नॉट बराबर ये 1/2λ माइनस 1/λ नॉट। ध्यान से देखो, लैम्डा को एक तरफ करो, लैम्डा नॉट को एक तरफ करना है, तो ये 2λ को इधर ले आओ, 2λ को इधर ले आओ और माइनस 4λ नॉट को उधर ले जाओ, 1/4λ इधर आएगा तो माइनस 1/2λ हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 1/λ नॉट, ये बचेगा, और ये वाला माइनस आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा 1/4λ नॉट, ये माइनस 1/4λ नॉट इधर गया तो वो प्लस 1/4λ नॉट हो गया। सॉल्व कर लो इनको, सॉल्व कर पाओगे, तो एलसीएम लेके सॉल्व ही तो करना है, दिख रहे हैं हम, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, या फिर चलो 4λ एलसीएम ले लो, नहीं तुम ये भी नहीं कर पाओगे। 4λ डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, माइनस 2λ से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे बचेगा 2, लैम्डा से लैम्डा कटेगा, 2 से 4 में करेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2 बराबर, यहाँ भी 4λ नॉट एलसीएम लेंगे तो लैम्डा नॉट से करेंगे तो 4 बचेगा, माइनस 4, और 4λ से 4λ कटेगा प्लस 1, यहीं पे कर दे रहा हूँ, तो इसके नीचे दिखेगा, यहाँ पे आ जाना, एक लाइन बची हुई है, बस ध्यान से देखो, 1 माइनस 2 तो माइनस 1/4λ नॉट, 4λ इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 तो -3/4λ नॉट, माइनस से माइनस कैंसिल, 4λ 4 से 4 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा नॉट इक्वल टू ये जाएगा इधर 3λ, इधर 1 बचा है ना, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा इधर जाएगा तो 3λ, ये आपका रिलेशन जो कि हमें किसमें कह रहा था, दिल्ली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट तथा सूत्र लैम्डा के पदों में ज्ञात कीजिए, ये आपका फाइनल फार्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों व अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अगर आप करते हुए शुरू से आ रहे हैं तो 1 2 3 बार तो कम से कम मिला ही होगा। तो देखो, पहले चालक लिखोगे फिर अर्धचालक लिखोगे। ऊर्जा बैंड क्या होता है,
ये सब अब डिटेल में नहीं जाने वाले। हमने ऊर्जा बैंड के आधार पर 3 बैंड पढ़े थे। एक जो सबसे नीचे होता है इसे हम क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, इसमें नॉर्मली इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी में सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम कहते हैं, इसको बोलते हैं वीबी, वैलेंस बैंड। और ऊपर होता है एक कौन सा, हम बोलते हैं चालन बैंड, कंडक्शन बैंड, तो सी भी बोलते हैं। वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर चालन बैंड में जाता है, फिर जाके वैद्युत धारा का प्रवाहन होता है। और ये जो गैप है बीच में, इसको एफ ई जी से लिखते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, गैप की ई जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्या बोलेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, लिख देना, बाकी ध्यान नहीं आया है। मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त क्षेत्र कह सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो अब क्या होगा, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, फिर कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए, तब जाके वैद्युत धारा का चालन होता है। तो अब अगर यही गैप डिपेंड मैटर, अलग अलग जो हम चालक पढ़ते हैं, कुचालक पढ़ते हैं, अर्धचालक पढ़ते हैं, इसी गैप पर डिपेंड करता है। अगर ईजी की वैल्यू, यदि ईजी की वैल्यू जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, या फिर लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो उसको चालक पदार्थ बोलेंगे। उस पदार्थ को, अगर किसी पदार्थ के लिए Eg की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, या लगभग Eg की वैल्यू लगभग 0, कुछ अच्छे जो चालक होते हैं उनमें लगभग 0 होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चालक पदार्थ। और अगर यही, यदि Eg की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी हो और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो इनके बीच में हो, तो उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ। आप सही से इसको देखो, मैंने कई बार करवाया है, तो उसको 2 हेडिंग बनाएंगे, एक चालक लिखेंगे, चालक में ये बनाएंगे, फिर उसमें लिखेंगे इसमें Eg की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे अर्धचालक। अर्धचालक में क्या, फिर से यही फिगर बनाएंगे, इसमें और थोड़ा दूर बनाएंगे। चालक में बिल्कुल पास पास होता है, ये गैप बिल्कुल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, लगभग पास पास होता है। फिर अर्धचालक में भी सेम यही फिगर बनाएंगे, सेम यही चीज लिखेंगे, उसमें बस इतना लिख देना है, Eg की वैल्यू, एनर्जी गैप है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। चालक नहीं पूछा है, इंसुलेटर नहीं पूछा है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी हो जाता है Eg की वैल्यू, तो उन पदार्थों को हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का घ। निम्नतम ऊर्जा अवस्था में स्थित हाइड्रोजन परमाणु एक फोटॉन को अवशोषित करता है, इसे n बराबर 4 के ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित कर देता है। फोटॉन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो क्या है, फोटॉन की निम्नतम ऊर्जा स्तर मतलब n बराबर 1 में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फोटॉन को अवशोषित करता है और कहाँ पहुंच जाता है, n बराबर 4 में। तो कितने ऊर्जा की जरूरत होगी, हमें फोटॉन की आवृत्ति ज्ञात करनी है। फोटॉन की आवृत्ति, ऊर्जा जो है, फोटॉन की ऊर्जा वाला फार्मूला E बराबर एच एफ पढ़ा होगा आपने, एच एफ या फिर एस सी बाई लैम्डा। हमें यहाँ पे आवृत्ति पूछा है तो एच एफ यूज करेंगे, तरंग दैर्घ्य पूछा होता तो एस सी बाई लैम्डा यूज करते हैं। अब होता क्या है, ये ऊर्जा कितनी ऊर्जा है फोटॉन की, कैसे पता चलेगा, कहाँ से जा रहा है, ई एन टू हम बोलते हैं, ई एन टू माइनस ई एन वन, ये फार्मूला पढ़ा होगा। ई एन टू क्या है, जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और ई एन वन जिस ऊर्जा स्तर में आ रहा है। तो ई एन टू कौन सा हो जाएगा, कहाँ पे जा रहा है, 4 में जा रहा है, n बराबर 4 के ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित करता है ना। और ये जो निम्नतम ऊर्जा अवस्था दिया है वो कौन सा होता है, 1 वाला। ये हाइड्रोजन परमाणु होता है, इसमें जो पहला n बराबर 1 होता है, इसको हम बोलते हैं निम्नतम ऊर्जा स्तर, तो ई एन वन। अब बस इनकी ऊर्जा अगर हमें याद हो तो फिर हमारा काम बन जाए। ऊर्जा याद करने के लिए मैंने बताया था, पहले वाले की 4, कम से कम 4 तक याद रखिए आप। पहले वाली की होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे वाले की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे वाले की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे वाले की होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4 तो न्यूनतम आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद आ रहा है कभी किसी को, तो फार्मूले से निकाल सकते हैं, इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, और एन क्या है, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 जो भी है यहाँ पे वैल्यू रखेंगे,
सॉल्व करेंगे आ जाएगा ई की वैल्यू। अब यहाँ पे निकालते हैं ई बराबर N4 की वैल्यू कितनी है, ऊर्जा की वैल्यू -0.85 माइनस ई N11 की कितनी है -13.6, साइन के साथ रखेंगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 13.6 प्लस का -0.8, 13.6 -0.85 माइनस करिए कितना आएगा ये 60, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ से ले जाएंगे 15 में से हटेगा 7 और 2 1, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बचेगा। ई की वैल्यू कितनी आ गई 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे फोटॉन की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए, एफ की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। ई बराबर एच एफ, तो ई की वैल्यू कितनी है 12.75 और एच की वैल्यू हमें पता होती है, तो यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा, एच इधर आ जाएगा 12.75 बाई एच। लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या ये है कि एच की वैल्यू तो हमें पता होती है जूल सेकंड में, जूल सेकंड में पता होती है, जो कि एसआई यूनिट है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एसआई है नहीं, इसे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जूल में बदल लेते हैं 12 पॉइंट, या फिर चलो यहीं पे कर देंगे तो जूल में या फिर बदल ले लो। क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इतने में उससे गुणा कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये अब हो जाएगा जूल। अब रखेंगे यहाँ पे क्या रखेंगे हम, चलो एक बार रख दे रहे हैं, ई बराबर एच एफ होता है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा ई अपॉन एच हो जाएगा। ई कितना है 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, ये याद होना चाहिए। इन्हीं को सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से कट रहा है, 3 से क्या कट जाएगा, 3 चौके 12, हाँ 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, या फिर एक काम करिए सीधा दशमलव यहाँ पे देखो, एक डिजिट पे यहाँ डेसिमल है, एक डिजिट यहाँ पे, तो डेसिमल हटाएंगे पहले, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 22 आ गया, फिर से क्या ये कटेगा, 3 दूनी 12, 6 के 6 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 7 है तो 3 दूनी 6, एक बचा 3 बचे 15, 2 अंक पे दशमलव 4.25। अब 16, इसको 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 और 2 11, क्या बचा है 4.25 यहाँ बचा है। जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व करिए, लेकिन ध्यान से देखिए कैसे किया गया है इसको, इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -19 बटे 11 गुणे 10 की घात -24, करिए 11 से 8 में डिवाइड कर दें, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 80 हो जाएगा, 11 सतह 77, 7 बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा, 11 दूनी 22, फिर 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, फिर 11 सतह 77, 7272, इस तरह से रिपीट होगा बार बार। -34 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +34, 10 की घात +34, और 34 में से 19 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 19 एक 20, 14 एक 15, तो 10 की घात 15, ओवरऑल कितना बचेगा, आवृत्ति बराबर 4.25 गुणे 0.72 इंटू 10 की घात 15, एक ही बार लिखते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इसलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, बस गुणा करके लिखना ही है, इंटू 0.72, ठीक है ना, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, एक 5, 2 चौके 8, 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 चौके 28, एक 29, 0 0 6 0 3, 4 अंक पे दशमलव, 2 यहाँ 2 यहाँ, 3.06, तो कितना आ जाएगा 3.06 इंटू 10 टू द पावर 15, ये हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है तो हर्ट्ज में, ठीक है। आप हो सकता है आपके बुक के आंसर से थोड़ा बहुत इधर उधर हो, कैलकुलेशन हमने 2 ही डिजिट तक लिया है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपने प्रोसेस जो किया है वो सही होना चाहिए। देखो इसमें इस बार
इतने कैलकुलेशन ही था। ठीक है, आप ये मत समझिए अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना बड़ा कैसे हो रहा है, बस कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा स्टेप आपको समझाने के लिए बढ़ाए, नहीं तो और 60 में भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। अब बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दो क्रॉसित पोलराइड ए व बी के बीच तीसरा पोलराइड सी इस प्रकार रखते हैं कि उसका ध्रुवण अक्ष पोलराइड ए के ध्रुवण अक्ष से थीटा कोण बनाए। दो क्रॉसित पोलराइड है। क्रॉसित पोलराइड का मतलब होता है दोनों के बीच कोण, दोनों के अक्षों के बीच कोण 90 अंश हो। और एक तीसरा पोलराइड सी है जिसे हम दोनों के बीच में रखा जा रहा है, ए और बी के बीच में। और तीसरे पोलराइड का अक्ष जो है पोलराइड ए के ध्रुवण अक्ष से थीटा कोण बन रहा है। यदि पोलराइड ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई नॉट हो तो पोलराइड बी से निर्गत ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस थीटा के लिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। तो चलिए, तो दो पहले बात तो हम दो पोलराइड बना लेते हैं। आप कैसे भी बना लो, अलग अलग बुक में अलग अलग फिगर बनाया था। दो पोलराइड हमने बना लिया। एक ये हो गया, कांच कुछ इस तरीके से है ए, और एक यहाँ पे बना लेते हैं, या फिर थोड़ा सा सही से बनाए ऐसे ताकि आपको भी फील आए। एक पोलराइड ये ऐसे रखा हुआ है, दूसरा 90 अंश को करने के लिए इसका अक्ष ऐसे होना चाहिए। देखो ये अगर ऐसा है, अगर एक का अक्ष ऐसे है तो दूसरे का अक्ष ऐसे होना पड़ेगा, तभी तो 90 अंश कोण बनेगा। तो दूसरे वाले का जो अक्ष है ऐसे बनाऊंगा मैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो एक ऐसे है, ये वाला ऐसे है और दूसरा वाला ऐसे है, तो दोनों के बीच कितना 90 अंश का कोण है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। इनके बीच में कहीं पे इनके बीच में तीसरा पोलराइड रखा हुआ है सी, जिसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो कुछ मैं ऐसे बना लूं, ऐसे। देखो ए वाला ऐसे है, ध्यान से देखना। बी वाला ऐसे है, ये ए है, ये बी है, और एक ऐसे है, ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा सा और चेंज करता हूँ मैं, तो ऐसे बनाऊं। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेना, ये बिल्कुल सीधा है तभी 90 अंश होगा। ये बिल्कुल सीधा है। और ये वाला जो है इसमें सी वाले में हम ऐसे बनाएंगे। अब ये थीटा कोण पर है, ए वाले से ए के ध्रुवण अच्छे से थीटा कोण पर ऐसे है, ऐसे देखो, ऐसे ये है सी वाला आपका। तीनों बन गया। ए और सी के बीच में जो कह रहा है ए से जो कोण दिया है वो थीटा दिया है, तो बी से सी का कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच कोण कितना है, 90 अंश है। अब बात समझते हैं। हमें कह रहा है कि ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई नॉट हो। यहाँ से कुछ प्रकाश होगा, जो भी होगा, जो भी प्रकाश है आध्रुवित प्रकाश वैसे होगा। तो यहाँ से जो प्रकाश आएगा उसकी तीव्रता कितनी, यहाँ पे आई बराबर कितनी है, आई नॉट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। फिर कह रहा है कि आई नॉट यहाँ से प्रकाश की तीव्रता दी गई है, तब पोलराइड बी से निर्गत ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ से जो यहाँ पे जो प्रकाश मिल रहा है आपको ऐसे मिलेगा, इसको हम डॉट से दिखाएंगे। तो यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे मान लो I1 और यहाँ पे मान लो I2। I2 निकालना है, पहले I1 निकालेंगे, पहले अरे सी से कितना बनेगा वो निकालेंगे। तो मेलस का नियम आपने अगर पढ़ा होगा, तो किसी जब पोलराइड से प्रकाश की प्रकाश पास होता है, गुजरता है प्रकाश, तो उसके पोलराइड के आगे जो तीव्रता मिलती है वो होती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई बराबर यहाँ पे I1 बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट क्या है, यहाँ से जो प्रकाश की तीव्रता आ रही है, प्रारंभिक तीव्रता हम बोल सकते हैं, या फिर पोलराइड के पहले जो प्रकाश की तीव्रता थी। तो ये होता है मैलस इसका। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने कर दिया कि I1 बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पोलराइड बी में जो प्रकाश जाएगा उसकी तीव्रता कितनी है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या था, इन दोनों के बीच का एंगल। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के सी और बी के बीच का, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी, सी और बी के बीच का 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे जो प्रकाश की तीव्रता जो हमें I2 मिल रहा है, I2 कितना मिलेगा, इसका I1 का, I1 यहां से जा रहा है, I1 का कॉस स्क्वायर 90 माइनस
थीटा I1 का। I1 कितना, इसी को हमें सॉल्व करना है। I1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ओवरऑल हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है बस। आई नॉट बराबर I2 बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे लिखना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन टू थीटा का, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है, अगर दो से ऊपर गुणा कर दे, दो से भाग कर दे इसके ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे हम लिख देंगे साइन टू थीटा। चलो एक बार लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, I2 बराबर आई नॉट, यहाँ पे टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दो से गुणा किया और नीचे दो से भाग भी करेंगे तभी तो ये कैंसिल होगा, ये हो गया। तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की यहाँ पे क्या रखेंगे हम, साइन टू थीटा, आई नॉट साइन टू थीटा बटे दो का स्क्वायर, दिख रहा है ना यहाँ तक, यहाँ पे कर दो I2 बराबर, या फिर यहाँ आ जाते हैं, I2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो दो का स्क्वायर करेंगे चार हो जाएगा, चार को यहाँ पे नीचे ले आ देते हैं, और साइन टू थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा, तो I2 बराबर आई नॉट बाई फोर, I2 बराबर आई नॉट बाई फोर, और साइन स्क्वायर टू थीटा, ये आपका फाइनल जो बी से निर्गत है प्रकाश की तीव्रता है, I2 आई नॉट बाई फोर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ रहा है, आपको बस ये फिगर से समझने की जरूरत थी, अगर आपको एक बार में नहीं आ रहा है, ध्यान से मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन किया है, फिर से दोबारा देखिए समझ में आ जाएगा। इस थीटा कोण के लिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, देखो आई नॉट तो यहाँ पे कांस्टेंट था, फिक्स है, वो हो गया कि यहाँ से आई नॉट तीव्रता आ रही है, और बच क्या रहा है साइन स्क्वायर टू थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, अगर ये वैल्यू वन हो जाए उस स्थिति में I2 की वैल्यू मतलब बी से जो निर्गत प्रकाश है उसकी वैल्यू अधिकतम होगी, तो अधिकतम या फिर अधिकतम तीव्रता के लिए हम क्या करेंगे, अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए ये वैल्यू वन होनी चाहिए, साइन स्क्वायर टू थीटा बराबर वन, ये वन होना चाहिए, तो दोनों का वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो ये स्क्वायर हटेगा, इसका एक का वर्गमूल एक ही, तो साइन टू थीटा बराबर एक, दोनों का इसका वर्गमूल लोगे तो स्क्वायर खत्म होगा और एक का वर्गमूल एक। अब ये क्या होता है, एक की वैल्यू क्या होती है, इस एंगल पर जो है इस थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू वन होती है 90 डिग्री के लिए, यानी कि टू थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, तो थीटा बराबर 90 बाई टू, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 90 बाई टू डिग्री। देखिए थीटा, अगर हम थीटा क्या है, ए और सी के बीच, ए और सी के बीच जो कोण थीटा है, अगर इन दोनों के बीच कोण 45 डिग्री हो, तो उस स्थिति में बी से जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का खा, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या है, इसका एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है, ये भी 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सिद्धांत लिख देते हैं, सिद्धांत पूछ रहा है चल कुंडली धारा मापी, मूविंग कॉइन गैल्वेनोमीटर पढ़ रखा होगा सबने। सिद्धांत क्या होता है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही कुंडली रखी जाती है तो उस पर चुंबकीय बलाघूर्ण लगता है, इसी सिद्धांत पर ये कार्य करती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, पूरा लिख दे रहा हूं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही कुंडली, धारावाही मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, धारावाही कुंडली पर लगने वाला चुंबकीय बल आघूर्ण, लगने वाला चुंबकीय बल आघूर्ण,
आप चाहें तो फार्मूला भी लिख सकते हैं। क्या होता है फार्मूला? टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। टाउ क्या है? चुंबकीय बल आघूर्ण। एन है कुंडली में फेरों की संख्या। आई है कुंडली में प्रवाहित धारा। ए है कुंडली का क्षेत्रफल। बी है एक चुंबकीय क्षेत्र। थीटा ए और बी के बीच का कोण, यानी कि क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। अब जो है दूसरा पार्ट क्या है? इसका एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनेगा। तो चलिए चित्र बना देते हैं। क्या है? तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं इसमें। तो क्षेत्र चुंबक, सिलिंड्रिकल बेलनाकार चुंबक, इधर एन वाला पार्ट होता है और इधर एस वाला। ठीक है, इसके बीच में एक नर्म लोहे की क्रोड लगी होती है, जिसके ऊपर कॉइल जो है कुंडली जिसे हम बोलते हैं लपेटी जाती है। तो इसको ऐसे बनाएंगे हम। ये ऊपरी व्यू, अपर व्यू बोलेंगे हम। ऊपर से देखने पे ये दिख रहा है हमें, इस तरह से लपेटे जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दोनों को क्षेत्र चुंबक, परमानेंट मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट, क्षेत्र चुंबक। ये भी क्षेत्र नामांकित चित्र बनाना है तो सब नाम जरूर लिखना आप। क्षेत्र चुंबक ये क्या है? नर्म लोहे की रोड। लिखते चलते हैं साथ में, नर्म लोहे की रोड। क्या होता है? ऊपर से एक फाइन वायर आया होता है, यहाँ इसमें से जुड़ा होता है, जिसको हम टर्मिनल 1 बोलते हैं। टर्मिनल जो भी बोलना हो, संधि बोल दो, टर्मिनल एक। और यहाँ से एक स्प्रिंग भी लगी होती है, कहीं के भी स्प्रिंग लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता। T2, इसे टर्मिनल 2 बोलेंगे। टर्मिनल 2। और यहाँ पे एक, क्या बोलेंगे इसको, मापन, एक पैमाना बोलेंगे, मेजरमेंट स्केल। एक स्केल बना होता है जिसपे इस तरीके से मिली एम्पियर में कुछ चीजें लिखी होती हैं, वैल्यू। बहुत छोटी धारा को मापने के लिए ये यूज होता है, इसलिए क्या करते हैं, मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर ऐसे लिखा मिलेगा इसमें। एक पॉइंटर भी होगा जिसे हम सुई बोलते हैं, निर्देश क्या बोलेंगे, तो क्या बोलते हैं, पॉइंटर, निर्देशक या सूचक, सूचक बोलते हैं, निर्देशक ऐसे करके कुछ होता है, देख लेना आप। ठीक है, तो ये चित्र बन गया। नर्म लोहे की करोड़, इस पर तांबे के लोहे के एन, एन फेरे लगे, लपेटे गए रहते हैं। बहुत सारे फेरे लपेटे गए रहते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा लिखना तो है नहीं, सिर्फ हमें चित्र बनाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो सिद्धांत लिखना था, चित्र बनाना है। और कह रहा है धारा मापी मापा धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। सुग्राह्यता के लिए फार्मूला होता है। धारा सुग्राह्यता की हम बात कर रहे हैं। कौन सी सुग्राह्यता? धारा सुग्राह्यता, ये आपके सिलेबस में है। धारा सुग्राह्यता एस आई, ये होता है एन ए बी अपॉन सी। एन जहां पे फेरों की संख्या है, ए कुंडली का क्षेत्रफल है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, सी को बोलते हैं हम टॉर्सनल कांस्टेंट या फिर प्रत्यानयन बल आघूर्ण नियतांक। क्या? प्रत्यानयन बल आघूर्ण नियतांक, टॉर्सनल कांस्टेंट एक साइंटिस्ट है। क्या होता है कि जब हम किसी तार को घुमाते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो वो पुनः अपनी स्थिति में आने का प्रयास करता है ना। जैसे कोई मान लो एक धागे से पत्थर बांध के घुमाओ, फिर जब छोड़ोगे तो पत्थर घूम के पुनः अपनी स्थिति में आता है। तो क्यों? क्योंकि जब हम उसको घुमाते हैं तो उस तार में एक प्रत्यानयन बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और उसके कांस्टेंट को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बलाघूर्ण कांस्टेंट। मतलब 1 डिग्री घुमाने पर कितना प्रत्यानयन बलाघूर्ण बनता है, उसी को हम प्रत्यानयन बलाघूर्ण नियतांक कहते हैं। इससे ज्यादा इसमें नहीं एक्सप्लेन करने वाला। तो सीधी सी बात है, अगर हमें धारा सुग्राह्यता बढ़ानी, सुग्राह्यता का मतलब क्या होता है कि सेंसिटिविटी कितनी उसमें है, कितना कम जो है इसमें से, क्योंकि छोटी धारा नापने के लिए यूज होता है। तो जब कम धारा हम इसमें प्रवाहित करें, ताकि ये जो इन जो पॉइंटर है जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, उसी को हम बोलेंगे उतना ज्यादा वो सेंसिटिव है। एक हिंदी में एक और वर्ड यूज करते हैं सुग्राह्यता के लिए, नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो। एस आई, तो धारा सुग्राह्यता
यानी कि फेरों की संख्या अगर हम बढ़ा देंगे, जो ऊपर चीजें हैं वो समानुपाती होती हैं, तो वो उनको बढ़ाने पर सुग्राहिता बढ़ेगी, जो नीचे है इसको घटाने पर सुग्राहिता बढ़ेगी। तो सीधा सीधा अब इसको आप एक एक लाइन करके लिखना। जैसे मैं बता दूं, अगर फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगी, सुग्राहिता बढ़ेगी। ऐसे लिखना, फिर उसके आगे कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने से सुग्राहिता बढ़ेगी। फिर कुंडली का क्षेत्रफल ऊपर है, एरो ऊपर बना है, बढ़ रहा है, नीचे बनेंगे तो घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ाने पर सुग्राहिता बढ़ेगी, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाने पर सुग्राहिता बढ़ती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर सुग्राहिता बढ़ेगी, सुग्राहिता बढ़ेगी। नीचे बचा टॉर्सनल कांस्टेंट यानी कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण नियतांक, ये घटाएंगे जब तब जाके सुग्राहिता बढ़ेगी। धारा सुग्राहिता, आई का मतलब धारा सुग्राहिता की बात, ठीक है। तो ये चीज आप लिखेंगे और एक एक लाइन इसके आगे लिखेंगे, ये बढ़ाने पर ये बढ़ेगा, ये घटाने पर ये घटेगा। इतना जरूर लिखना, फिर इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये देखो एग्जामिनर को तो पता है इसका मतलब, लेकिन आपको नंबर तभी मिलेगा जितना ज्यादा आप लिखेंगे। आप ये मान के मत चलिए, आप ये फार्मूला लिखिए, अगर आपके पास टाइम है तो ये भी लिखिए, एन का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, जरूर लिखेंगे। जितना ज्यादा लिखेंगे उसी से आपके नंबर बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का गा, कह रहा वैद्युत परिपथ के किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। इस नियम की सहायता से 2 ओम प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ इन दोनों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना। तो किरचॉफ का नियम भी कई बार करा चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, लिखना हो तो आप लिख लो, मैं उसमें कुछ करना नहीं है। प्रथम नियम पूछ रहा है, प्रथम नियम क्या होता है, धारा का नियम। इसमें क्या होता है, किसी संधि की किसी संधि से होकर गुजरने वाली धारा का कुल बीज गणितीय योग शून्य होता है। या फिर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी संधि की तरफ आने वाली धारा का कुल योग तथा संधि से दूर जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। दोनों तरीके से, दोनों में से चाहे जो लिख दीजिए। संधि क्या होता है, जहां पे दो से अधिक तार जुड़े होते हैं। यहाँ पे चाहे तो प्रथम नियम में थोड़ा सा ये बना भी देंगे आप, यहाँ से I1 धारा आया, यहाँ से I2 आया, ये संधि है, ज्वाइंट है, जंक्शन जिसे बोलते हैं, और ये मान लो I3 है। तो I1 संधि की तरफ जाने वाली धारा, मतलब I1 प्लस I2, और संधि से दूर जाने वाली धारा ये बराबर होगी, ठीक है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब जो है हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपने कर लिया होगा। हमसे क्या कह रहा है कि ये सर्किट दिया है, इसमें 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो पहले तो धारा प्रवाहित करते हैं। अच्छा, विभवांतर क्या होता है, अगर कोई प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर आई आर, ओम सिला पड़ा होगा आपने, V बराबर आई आर। यहाँ पे धारा अगर पता चल जाए, प्रतिरोध दिया है 2 ओम, तो I इंटू आर करके हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालिए। क्या करेंगे, किसी एक बैटरी से जो है, किसी एक सेल से धारा प्रवाहित करा लीजिए, चाहे 2 वोल्ट से चाहे 3 वोल्ट से, आप चाहे जिस धारा बैटरी से प्रवाहित कर लीजिए और चाहे जिस दिशा में करा लीजिए। अगर आपने सही माना होगा तो आंसर प्लस में आएंगे, अगर आपने उल्टा मान लिया होगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा, फिर बाद में सही कर। तो 3 वोल्ट बड़ी बड़ी बैटरी है, ये 2 वोल्ट है, तो हम मानते हैं इसी से हम निकालते हैं धारा। तो यहाँ से आई धारा प्रवाहित होना शुरू हुई, यहाँ तक आई। फिर अब 2 रास्ते हैं, तो यहाँ पे हमने मान लिया इसमें I1 गया और इसमें गया I2। फिर यहाँ से I1 होता होता I2 होता होता, फिर यहाँ से I इसमें चला जाएगा, अरे यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से I1 आएगा, इसमें भी क्या जाएगा, I बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम, इसमें नहीं पूछा गया है, लेकिन किरचॉफ का दूसरा नियम जंग वोल्टेज लॉ हमें ये यूज करना पड़ेगा। वोल्टेज लॉ में क्या करते हैं, चलो मैं नामकरण कर दे रहा हूँ, ABCD, और इसको DEF, ये सभी जंक्शन के नाम रख दिए। तो हम 2 लूप, इसमें लूप लेते हैं, लूप की दिशा निर्धारित करते हैं, और उसके हिसाब से जो है किरचॉफ का लूप का नियम लगाते हैं। तो पहला लूप हम लेंगे ABCD में, इसमें ये दिशा हमने मान लिया लूप की डायरेक्शन, लूप ABCD ए से शुरू करते हैं, यहाँ से ऐसे से गए, यहाँ पे अगर धारा की दिशा में जानते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं पूरा किरचॉफ का नियम आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, किरचॉफ का नियम अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप, तो किरचॉफ का नियम लगाना आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो पहले उसको सीख के तब आइए, क्योंकि अगर किरचॉफ का नियम सिखाने लगूंगा मैं यहाँ पे, तो फिर बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो बेहतर होगा आप किरचॉफ का नियम सीख के तब इस क्वेश्चन को करना शुरू करें।
लूप ए बी सी डी ए में, तो यहाँ से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा धारा की दिशा में, लूप की दिशा में ये मानी ऐसे क्लॉकवाइज। लूप की दिशा भी आप चाहे जैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आई टू इंटू आर, वी बराबर आई आर होता है, तो आई टू इंटू आर कितना है 2, प्लस का होगा क्योंकि धारा की दिशा जो है और लूप की दिशा सेम डायरेक्शन में है, तो 2i2 बोल दे। बताओ, आई आर, देखिए आर की यहाँ पे 2 और आई टू, 2i2, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, जब माइनस से प्लस जाते हैं ना तो प्लस में लिखते हैं, बैटरी कहीं रास्ते में मिल रही है तो प्लस, माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस, प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस, तो +3, 3 वोल्ट की बैटरी। फिर यहाँ पे भी वही सेम है, प्लस आई, आई इंटू 1 करेंगे, धारा इंटू प्रतिरोध, तो ये बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको I1 I2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए I धारा था, I1 I2 में टूटा था, तो प्रथम नियम लगाएं तो I बराबर I1 प्लस I2 लूप पे, इस जंक्शन पे, तो I की जगह पे हम क्या लिख देंगे, I1 प्लस I2, 2i2 प्लस 3 प्लस I1 प्लस I2 बराबर 0, तो 2i2 प्लस I2 ये हो जाएगा 3i2 प्लस 3 प्लस I1 बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। अब इसके बाद हम दूसरा लूप लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है I1 और I2, तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। दूसरा इक्वेशन मिलेगा यहाँ से। अब दूसरा लूप ले लीजिए, बी ई एफ सी बी प्लस लूप कौन सा, बी ई एफ सी बी, बी ई एफ सी बी में, तो यहाँ से शुरू करेंगे। I1 लूप की डायरेक्शन ऐसे ही मान लो, तो I1 देखो जिधर लूप जा रहा है, लूप की दिशा और धारा की दिशा सेम है, तो I1 इंटू 1, तो I1 हो जाएगा I1। फिर यहाँ हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, इस बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ आते आते देखिए हम इधर जा रहे हैं, लूप की दिशा ऊपर की तरफ है और धारा नीचे जा रही है, तो -I2 इंटू 2, यानी कि -2i2 बराबर, इसमें तो आई नहीं है, तो I1 -2 बराबर 0। ध्यान से देखो, समीकरण 2 इसको बोल दो। दो समीकरण है हमारे पास, दो वेरिएबल है I1 और I2। लूप लॉ कैसे लगाया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको सीख के आइए, किरचॉफ सेकंड लॉ कैसे यूज करते हैं। ये तो शायद मैंने किसी क्वेश्चन में समझाया नहीं है, लेकिन आप अपने टीचर या कोचिंग में जरूर सीखा होगा। उम्मीद करता हूँ इतना सीख के तब क्वेश्चन आंसर पेपर सॉल्व करने बैठे हैं। बिना किरचॉफ लॉ सीखे हुए शायद ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। या फिर मैं कोशिश करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना एग्जाम्पल लेके पूरा डिटेल में सिखाऊंगा उसको। तो एक और दो देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्लस का I1 है, इसमें भी प्लस का I1 है, तो एक में से दो अगर हम घटा दें, समीकरण एक में से समीकरण दो घटा दें, तो I1 माइनस I1 कैंसिल हो जाए, और हमें ओवरऑल I2 ही तो चाहिए, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज निकालना है हमें। I1 I2 की वैल्यू थोड़ी ना पूछा है हमें, दोनों 2 ओम प्रतिरोध के तार के सिरों के बीच विभवांतर पूछा है, तो I2 इंटू 2 होगा, तो I2 की वैल्यू निकल जाए। समीकरण एक में से दो घटा दीजिए ताकि एक कैंसिल हो जाए, समीकरण एक माइनस दो, इसमें भी प्लस I1 है, माइनस I1 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 3i2 -2i2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। समीकरण एक ऐसे रखें, फिर माइनस लगाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो 3i2 प्लस 2i2, ये हो जाएगा 5i2, और प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा ना, प्लस प्लस 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा +5, बस। और I1 तो कैंसिल ही हो चुका है, I1 से I1 बराबर 0, तो 5i2 इक्वल्स टू 5, 5i2 इक्वल्स टू 5, तो I2 नहीं सॉरी -5, तो I2 इक्वल्स टू -1 एम्पियर। अब माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये धारा की दिशा गलत मानी है, धारा की दिशा हो सकता है ऐसे जाए, ऐसे ही आएगा ना। एक बार यहाँ चेक करने दो, तो हमने ऐसे माना है और I1 इधर है,
ये लो I1 ठीक है, फिर माइनस प्लस से माइनस जा रहे हैं तो घटेगा -2 वोल्ट, ये भी ठीक है। और यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो -2I2। ठीक है ठीक है, माइनस ही आएगा 1 एम्पियर। अब क्या करेंगे हम I2 यहाँ पे 2 ओम सिरों के बीच, 2 ओम सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा 2I2, V बराबर IR। I कितना है I2 और R कितना है, तो 2 गुणे 1। यहाँ पे हम वैल्यू माइनस में नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि वो तो माइनस डायरेक्शन बता रहा है कि उल्टा है, तो 2 वोल्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब यहीं तक रखते हैं। वीडियो जो हो गई 1 घंटा 15 मिनट की हो गई, लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करेंगे, 3 पार्ट में वैसे जाएगा ये टोटल।